अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर है 19 क्लास 10 का। और इसमें क्या अहम किस्म के कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, उसको तफसील से पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने जो पिछला लेक्चर लिया था वो भी बहुत याद कर लिया होगा, या जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका कुछ ना कुछ आपने लाजमी तौर पर तैयार किया है। क्यों? क्योंकि तैयार करना बेटा ज़रूरी है। जितना तैयार करते जाएंगे अगले चैप्टर उतने आसान होते चले जाएंगे। तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि पता चल जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको मसाइल आ रहे हैं। और जो आपके मसले परेशानी हैं वो ज़रूर राइट किया करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके लिए क्या कुछ मज़ीद बेहतर करना है। ओके जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया एक कंपाउंड है। ये किसका कंपाउंड है? ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। ठीक है, अब बात यह है कि नाइट्रोजन तो हमने पढ़ना है, लेकिन उसके कुछ कंपाउंड्स ज़्यादा अहम रहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को हम अपनी आम लाइफ में ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा एलिमेंट्स के कंपाउंड्स ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बात की अभी अमोनिया की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट डाउन द यूज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया का इस्तेमाल कर लिखें। तो ये चैप्टर भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। हाँ, मैं बता दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाले सालों में जो बच्चे देखें तो उनको पता चल जाए कि किसमें से कैसे क्वेश्चन याद करने हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है यहाँ से। यूरिया एंड अदर अमोनियम सॉल्ट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फर्टिलाइजर। यानी कि आप जो यूरिया बनाओगे और दूसरे अमोनिया के साल्ट्स होंगे। जो यूरिया है वो भी अमोनिया से बनती है, याद रखें, ये लिखा हुआ भी है। अमोनिया गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस, ठीक है, ग्लोबली इंडस्ट्रियली। तो अमोनिया जो है वो पहले बनती है और अमोनिया से बनाते हैं यूरिया। और इसी तरह से और अमोनिया के बाद सिर्फ यूरिया ही नहीं बनाते, बल्कि अमोनिया के कुछ सॉल्ट बना सकते हैं, जिनका नाम अमोनियम सॉल्ट्स हैं। अब वो कहते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1, फर्टिलाइज़र के लिए। फिर आगे एक एमसीक्यू भी आ रहा है, लेकिन वो इस सवाल का पार्ट भी है। मतलब क्वेश्चन चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू आ गया है कि 80% ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड आर यूज टू प्रोड्यूस दीज फर्टिलाइजर। यानी कि जो दुनिया में फर्टिलाइजर बन रही है, खादें बन रही हैं, उनमें कई तरह की खादें होती हैं, लेकिन वो कहता है 80% खादें जो हैं वो अमोनिया से आ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो लिखता है अपार्ट फ्रॉम दिस, कहता है इसके अलावा अमोनिया इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स यानी अद्वियात बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन रेफ्रिजरेंट्स, और ऐसी चीज़ें जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए काम आती हैं, जमाने के लिए काम आती हैं, या कह लें बर्फ़ बनाने के काम आती हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाओगे? हाउ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने ये शुरू करना है। अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय हाबर प्रोसेस, ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है। ठीक है, हाबर प्रोसेस कह लें, हैबर प्रोसेस कह लें, तो इन प्रोसेस के ज़रिए से अमोनिया तैयार की जाती है। डिस्कवर्ड बाय द, ये तरीका सबसे पहले बताया केमिस्ट F.J. हैबर, इसलिए इसके नाम पर यह तरीका लिखा गया है। अब क्या करना है इन दिस प्रोसेस? अब आपने सबसे पहले आ जाना है इसके ऊपर। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन। इसी को देखते हुए आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि पिछले साल भी ये चीज़ मौजूद थी। आप सोचें कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलती है, तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनते हैं। इस दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है वो भी ज़रूरी है, जिसमें एल्यूमिना है या आयरन है। ठीक है, और साथ साथ टेम्परेचर होना चाहिए 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होना चाहिए 2 एटमॉस्फेयर। तो ये जो बस सारा कुछ आपने देखा है, इसी चीज़ को आपने मिलाकर लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ज़रा क्विकली पढ़ देता हूँ। कहते हैं इन दिस प्रोसेस अ मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3, मतलब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया जाता है, और 4 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और कैटलिस्ट होता है Fe और Al2O3। Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, और आखिरकार ये रिएक्शन कंप्लीट होता रहता है और अमोनिया बन जाती है। ये आपके पास सवाल मुकम्मल हो जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बढ़ाकर लिखना है तो आप मज़ीद थोड़ा सा उसमें 2 लाइनें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास सब कुछ है, जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया है, इसमें अमोनिया 35% है। कितना? 35%, ये दिमाग में रखिएगा। और हम अमोनिया को बहुत ठंडा करते हैं। कितना ठंडा कर लेते हैं? -33.4 पर, तो वो अमोनिया लिक्विड में, जो कि गैस थी, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यू है कि इस टेम्परेचर पर अमोनिया गैस लिक्विफाई होती है। तो बस ये 2 लाइन्स आप मज़ीद लिख देंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है कि आपने अगर तैयार करनी है
यूरिया, तो उसके लिए आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए और हाइड्रोजन, दोनों को मिक्स करने के बाद आप एक चैम्बर में लेके जाएंगे। यहाँ पर कैटलिस्ट होगा और टेम्परेचर भी होगा हाई टेम्परेचर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गैस की शक्ल में अमोनिया तैयार हो जाएगी। और वो अमोनिया, यहाँ लिखा है अमोनिया आर कूल्ड, ठीक है। एंड जब अमोनिया ठंडी कर ली जाएगी तो वो लिक्विड अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगी। और जो अमोनिया अब ठंडी होकर लिक्विड नहीं बनेगी और गैस की फॉर्म में रहेगी, उसको वापस प्रोसेस किया जाएगा। इस तरीके से ये अमल बार बार दोहराते रहते हैं और लिक्विड अमोनिया बिल आखिर हासिल कर लेते हैं। लिक्विड अमोनिया ही क्यों? क्योंकि इस अमोनिया को जो ट्रैवल करवाना है, इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, स्टोर करना है, वो ईजी होता है, उसका यूज़ भी ईजी होता है। लेकिन अगर गैस की फॉर्म में अमोनिया को रखेंगे तो फिर वो मुश्किल से ट्रैवल करेगी, या कह लो उसका रखना, उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्वेश्चन बना तो दिया है, हाउ नाइट्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की तैयारी के लिए आप नाइट्रोजन कैसे हासिल करते हैं। तो ये वाला सवाल थोड़ा लेंथी है, ना लॉन्ग में आता है ना शॉर्ट, मतलब इतनी बड़ी लेंथ है कि शॉर्ट से आगे निकल गया है, और इतनी बड़ा भी नहीं है कि लॉन्ग से लॉन्ग बन जाए। तो बहरहाल इसको लॉन्ग बनाया जा सकता है, इस सवाल को भी लॉन्ग बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें थोड़ा सा हज़फ कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप पूरा पढ़ लें ताकि समझ में आ जाए कि नाइट्रोजन के बारे में वो क्या कहना चाहता है। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है। वो ये कहता है कि वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, कहता है जो रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज नाइट्रोजन गैस एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं रेड कलर में हाईलाइट किया है, ये आपके पास एमसीक्यू है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर जो है वो एमसीक्यू है कि देखो भाई, हमारे पास हवा होती है, हवा, उस हवा को हम ठंडा करते हैं और फिर उसमें से हम नाइट्रोजन निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 78 to 79% नाइट्रोजन मौजूद है हमारी हवा के अंदर। तो हवा से नाइट्रोजन हासिल करना समझो फ्री नाइट्रोजन लेने के मुतरादिफ है। तो हमें नाइट्रोजन फ्री मिल सकती है, लेकिन हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपने एहतियात से अपने पास या सोच समझ के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात आ रही है, ये चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें एक एमसीक्यू भी आ गया था। फॉर दिस पर्पस अब क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज रिमूव्ड, क्योंकि हमें पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ठीक है। और एंड एयर इज सब्जेक्टेड टू अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हवा पे दबाव बढ़ा देना है ताकि मॉलिक्यूल करीब आ जाए। फिर से क्या होगा, हवा दब जाएगी, इसे कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। दिस कंप्रेस्ड एयर इज देन कूल्ड, इसे ठंडा किया जाता है ताकि इसमें से काइनेटिक एनर्जी कम कर दी जाए। एंड अलाउड टू पास थ्रू द स्पाइरल जेट, और फिर उसको स्पाइरल जेट से गुजारा जाता है। स्पाइरल जेट कहते हैं घूमे हुए एक छोटे से पाइप को। मैं समझाता हूँ कैसे, बना के दिखाता हूँ। व्हेन एस्केपिंग थ्रू द जेट द एयर सफर्स, जब जेट से यानी छोटे छोटे सुराख से हवा बाहर निकलेगी, जैसे कि समझ लें कि एक सिलेंडर के जेट से या सिलेंडर के सुराख से बाहर निकल रही हो सुई गैस, अगर कभी आप एलपीजी लेने गए हों तो आपको लगेगा ठंडक महसूस हो रही है। इसी तरीके से अगर आप क्या कहते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर को देखें तो उसमें से अगर हवा निकले छोटे सुराख से, तो भी अगर हाथ ला के देखेंगे तो ठंडक महसूस होगी। तो इसका मतलब है इसे, ये जो अमल है ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। द एयर सफर सडन एक्सपेंशन, यानी एयर को अचानक से खुलने का मौका मिलेगा। एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जैसे मैंने अभी समझाया कि इस तरीके से टेम्परेचर खुद कम हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, यानी हवा को दबाना या कह लें मॉलिक्यूल को करीब ले आना, एंड एक्सपेंशन और अचानक से तो खुलने का मौका देना, इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द एयर इज लिक्विफाइड। ये अमल बार बार किया जाता है, इस तरह क्या होता है, हवा लिक्विफाई हो जाती है। ये तो आपके पास आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस है एक्चुअली। ये तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो अगर आप यहाँ तक लिख देते हैं तो ये मुकम्मल हो जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था। देखो, इसमें आपने ऐसे करना है कि आप सोचें कि ये हमारे पास एक कंप्रेसर है, ये रहा कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को एयर दी जाती है, ठीक है, यानी इसके अंदर एयर दाखिल होगी। जब एयर दाखिल होगी तो इस कंप्रेसर से पाइप के ज़रिए से हवा बाहर निकाली जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कॉइल होगी जो ठंडक कर देगी। यानी पहले क्या किया है, पहले हवा को कंप्रेस किया है। जब कंप्रेस हो जाती है हवा, फिर उसके बाद से क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। कूल करने के बाद अब यहाँ पे एक स्पाइरल पाइप बनाएंगे हम ऐसे करके। तो ये आपके पास एक स्पाइरल घुमा हुआ पाइप है, गोल गोल घुमा होता है, बस ऐसे बनाने में ज़रा आसान रहता है। और आखिर में एक सुराख है, इस सुराख को जेट बोलते हैं।
और अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक सिलेंडर बना देंगे या एक क्लोज कंटेनर है, और इस कंटेनर से भी एक पाइप निकाल कर यहाँ दे देंगे। अब होगा ये कि यहाँ से अचानक से गैस को खुलने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहले एयर क्या है या पहले हवा क्या है, कंप्रेस भी है और कूल भी है। जैसे ही यहाँ होगा तो एकदम से कूलिंग होगी, और कूलिंग इसे कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। उस कूलिंग के नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ जाएंगे, और बहुत करीब करीब आ जाने की वजह से वो इतने करीब आ जाएंगे जैसे कि लिक्विड के होते हैं। इस तरह यहाँ पे हमें वो लिक्विड मिलेगा जिसको हमने लेना है, यानी कि लिक्विड गैस। तो एक गैस को लिक्विड बनाने का ये अमल जॉल थॉम्सन इफेक्ट कहलाता है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, मतलब आपके लिए नहीं आई हैं, वो ये हैं कि एक तो है स्पाइरल पाइप, इसको पाइप कह लें, ठीक है, और जो सुराख है इसका, इसको जेट कह लें। तो पूरा नाम होता है जेट ऑफ, यानी स्पाइरल जेट, ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, और कूलिंग का इफेक्ट आपने याद रखना है। तो ये था वो प्रोसेस जिसमें अब क्या हो रही है, इसमें हवा दाखिल हो रही है, कहाँ से, बाहर से, और फिर वो जा रही है ठंडी, पहले कंप्रेस होने के बाद जा रही है ठंडी होने के लिए, फिर वो आकर लिक्विफाई बन हो जाती है, यानी कि लिक्विड से लिक्विफाई भी कहते हैं। लिक्विफाई होने पर सारी लिक्विड नहीं बनती, कुछ गैस गैस की हालत में ही रहती है, तो उसको उठा के यहाँ से दूसरी तरफ पहुँचा दिया जाता है, और फिर वो अमल चलता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, हत्ता के नीचे ज़्यादा लिक्विड बन जाता है। फिर यहाँ से आप चाहो तो एक टूटी लगा कर इसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि लिक्विफाई हो गया, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, ये बार बार खोला, यानी गैस को खुलने का मौका दिया जाता है, ठंडक पैदा होती है, और फिर दोबारा से कंप्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी ऐसे किया जाता है, ताकि अंदर की चीज़ें ठंडी की जा सकें, फिर जो फ्रिज के अंदर है। इसके बाद एक चीज़ लिखता है, वो कहता है द लिक्विड एयर इज़ देन फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड। फ्रैक्शनली कहते हैं, अब एयर को आपने लिक्विफाइड तो कर लिया, अब आपसे क्या करोगे, डिस्टिल्ड, यानी पहले आपने हवा को लिया, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें बेशक कोई भी गैस है, सारी लिक्विफाई हो गई। अब हो जाने के बाद आप क्या करोगे, अब आपके पास उस लिक्विड के अंदर जो हवा है उसमें नाइट्रोजन भी है, उस कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये दो तो तीन गैसेज तो आपकी ज़्यादा मिकदार में, इसके अलावा भी और गैसेज होती हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो हवा से। अच्छा, अब चलता है नेक्स्ट बात की तरफ। वो कहता है कि जब आपने -96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आपने गैस को गर्म किया, जो कि अभी लिक्विड है, थोड़ा ज़रा एहतियात से समझिएगा, दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को, कभी आपको ये पता ना चल रहा हो, मैं ज़रा क्विकली बात कर रहा हूँ। देखें, पहले वो थी हवा, एयर, ठीक है, आपने उसे ठंडा किया, कूल कर कर आपने उसे क्या बना लिया, लिक्विड बना लिया, ये लिक्विड है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा को आपने लिक्विड बना लिया है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। अब नाइट्रोजन का एक बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब आपने क्या करना है, इस लिक्विड को गर्म करना है, ठीक है। अब कितना गर्म करना है, आप सोचो कि अगर आपने नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया, तो क्या होगा, इस लिक्विड एयर में से जो नाइट्रोजन है वो उड़ना शुरू कर देगी। तो ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन सिर्फ उड़ेगी, जबकि बाकी का बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया, तो वो अंदर लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगी। तो इस तरह आप एक एक करके जिस जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी बिना पर गैस को अदा कर सकते हो। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, फ्रैक्शनल कहते हैं हिस्सों को, यानी कि एयर के हिस्से हैं, और डिस्टिलेशन वो अमल जिसके अंदर आप क्या करोगे, गर्म करोगे बॉइलिंग पॉइंट तक। तो ये आपके पास डिस्टिलेशन लिख दिया मैंने। अब आपको समझ में आई बात, वो क्या, नंबर 1 एक तो था एयर, यानी कि आपने पहले हवा ली, उसको लेकर ठंडा किया और वो हो गई लिक्विफाई। उस लिक्विड को आपने गर्म किया, इतना कि किसी एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया वो बस उड़कर बाहर निकल गई, और इस तरह उसको इकट्ठा कर लिया। इस तरह आप चाहो तो एक गैस को दूसरी गैस से अलग कर सकते हो, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब चलो वापस। अब यहाँ पर वो कहता है, जो अभी मैंने जिक्र किया वही चीज़ दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। कहता है द लिक्विड एयर इज़ फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, यानी उसके हिस्सों को अलग कर दिया गया, सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ लेस देन ऑक्सीजन, चूँकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन पहले बाहर निकल आएगी
माइनस याद कीजिएगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196, माइनस कहना जरूरी है। लीविंग बिहाइंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पीछे बच जाएगी, यानी ऑक्सीजन लिक्विड का पार्ट ही रहेगी या लिक्विड एयर ही रहेगी, जबकि जो नाइट्रोजन है वो गैस बनकर बाहर निकल आएगी। और द सेपरेटेड नाइट्रोजन इज रीलिक्विफाइड, कहता है सिर्फ नाइट्रोजन वाली जो आपके पास वेपर आए हैं या नाइट्रोजन आई है, चूंकि हमने रखना तो लिक्विड की फॉर्म में ही है, तो उसको दोबारा से लिक्विडफाई कर लिया जाएगा एंड स्टोर इन स्पेसिफिकली डिजाइन सिलेंडर। इस तरीके से उसको स्टोर किया, यानी पहले आपने हवा से नाइट्रोजन को अलग किया, गैस बनाया, उस नाइट्रोजन को दोबारा से लिक्विफाई कर लिया, और इस तरह से आप उससे ट्रैवल करना इजी रहेगा। तो अब आपको थोड़ी स्टोरी समझ में आई। अब नेक्स्ट रखता है, अब देखें यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 असल में नाइट्रोजन को हासिल करने का तरीका था। अब इसको देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक बात मुकम्मल होती है, तो आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने इसका स्मॉलेस्ट आंसर लिखना है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना और आप ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर आप यहाँ तक लिख दें इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे? वन ऑफ द रॉ मटेरियल used for the production of ammonia is nitrogen gas and it is obtained by fractional distillation of air। तो ये आपके पास इतना सवाल छोटा तरीन जवाब है, और वो पूछ देता है कि डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर क्या होती है, फिर वो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और फिर आखिर में अगर लिखना पड़ता है कि नाइट्रोजन को अलग कैसे करते हो, तो वो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हर एक सवाल बड़ा, यानी क्वेश्चन बनाते बनाते बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्ट इसका वर्जन भी दे दिया और इसका लॉन्गर वर्जन भी दे दिया। अब आपकी मर्जी है, जितना आप याद कर सकें अपने मुताबिक वो ठीक रहेगा। इसके बाद लिखता है सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन। अब पहले तो हमने नाइट्रोजन के बारे में जिक्र किया, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन जब मिलती है हाइड्रोजन से तो बनती है अमोनिया, तो नाइट्रोजन की बात होगी ख़त्म। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो यही सवाल अब दोबारा से हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। कहते हैं हाउ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन द अमोनिया प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया या इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से हासिल करते हो, तो ये आपके पास हिस्सा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग मीथेन इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नॉट एनफ कम्प्लीटली। अच्छा, थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को, यानी एक बात समझ में आ गई कि इसको हासिल करना है मीथेन से। मीथेन मतलब नेचुरल गैस, वो भी हमें नेचुरली मिल जाती है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ नेचुरल हो उसे कोई अगर आप कंपोनेंट हासिल कर रहे हो तो सस्ता पड़ता है, और बड़े पैमाने पर हमें कंपोनेंट सस्ते ही चाहिए होते हैं, ताकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट हो, यानी जैसे यूरिया हमने खाद बनानी है तो थोड़ी सस्ती बनेगी। लेकिन अगर हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बनाना महंगा हो जाएगा, चीज़ों को हासिल करना महंगा हो जाएगा, तो खाद भी महंगी होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस वाले प्रोसेस पर आना है। आपने कहना है मीथेन को भाप के ज़रिए, H2O गैस लिखा हुआ है, तो एक गर्म किया है, गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिली है आपको। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम मज़ीद रिएक्ट करवाते जाएं ऑक्सीजन के साथ कह लो, या जो आपके पास स्टीम है उसकी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, फिर मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और मज़ीद हाइड्रोजन बनेगी। तो हम एक अमल कर रहे हैं, मीथेन को पहले कर रहे हैं ऑक्सीडाइज ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड बने, अभी ये कम बनी है, अगर मज़ीद ऑक्सीडाइज करते हैं वाटर की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने पर मज़ीद हाइड्रोजन बनती है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन मैक्सिमम आप हासिल कर सकते हो अगर ये दो प्रोसेस करो। अब यही चीज़ किताब ने भी आपके लिए लिख दी है। वो क्या लिखता है, कहता है ये है कि हाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस करते हो मीथेन के साथ हीट करने पर, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस वक्त मिलती है उसको, और वो इतनी नहीं होती कि सारी की सारी मीथेन ख़त्म हो जाए। तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, दोबारा समझ लीजिए, इज़ नॉट इनफ टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाए विद लेस ऑक्सीजन अवेलेबल, द रिएक्शन प्रोडक्ट कंटेन प्राइमरीली हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड शुरू में बनती है, एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मिकदार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी बनेगी। द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई है, इज़ रिएक्टेड विद द वाटर, उसको पानी से ऐड करवाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद बन जाती है और हाइड्रोजन गैस भी मज़ीद बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है, ये जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये कि मीथेन को अब हवा में जलाओ, यानी कि सिंपल सी जलाओ, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऐड किया जा सकता है, इससे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये आपके पास ये वाली बात भी ठीक है, वरना किताब लिख लें फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या बनता है। यानी कि बुक जो लिखती है वो ज़्यादा हमें बताना पड़ता है और वही उसके साथ चलना पड़ता है, तो ये तरीकाकार भी अवेलेबल है। अच्छा, अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर
अच्छा, कुछ क्विक चेक्स आप खुद भी कर सकते हो। वाई इज़ अमोनिया गैस टर्न इनटू लिक्विड आफ्टर प्रोडक्शन। मैं बार बोल चुका हूँ कि अमोनिया का लिक्विड में चेंज करने का फ़ायदे हैं। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है, उसको यूज़ करना आसान है, सिलेंडर में भरा जा सकता है, ठीक है, मतलब इसका आसान इस्तेमाल है। फिर बाद में अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया अमोनिया को लिक्विड बनाकर ना हम क्या करते हैं, बरसात करते हैं, ऊपर से शावर करते हैं, उसके कतरे कतरे गिरते हैं, लेकिन उनको ठंडा कर देते हैं आने से पहले पहले। तो जो ऊपर से लिक्विड गिरता है ना अमोनिया का, वो क्या होता है, वो आखिरकार यूरिया में चेंज होता है। आपने देखा होगा यूरिया खाद कैसे होती है, दानों छानों की शक्ल में होती है। पहले प्रोसेस है इसके अंदर, इतने प्रोसेस आपकी बुक में लिए नहीं दिए हुए। अमोनिया को पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं और उसके बाद गिराते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, उसका यूज़ करना आसान है अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और उसका रिएक्शन आसान है, यूरिया बनाना खाद आसान है। बस ये लिख दें, जान छूट जाएगी। वाई हाई प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए हाई, देखो बेटा, अमोनिया का बनना जो है वो किस वजह से है, हाइड्रोजन की वजह से और नाइट्रोजन की वजह से। मैं दोबारा बात करता हूँ, हाइड्रोजन की वजह से और नाइट्रोजन की वजह से। ये दोनों गैसेज हैं। हम बात पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लेकिन जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हो, यानी अच्छा प्रेशर के साथ काम करते हो, तो दोनों गैसेज का करीब आना, रिएक्ट करना, कोलाइड करना इजी होता है, और जितना कोलाइड करना आसान होगा उतना आपके पास अमोनिया बनाना आसान होगा। तो इसलिए हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन क्या होता है, सही होता है। रिएक्शन होने के चांस हाई प्रेशर पर सही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस फेज रिएक्शन है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बात थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसी तरह से इसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि राइट डाउन द स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके पास, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन की तर्ज के सवाल आते हैं, लेकिन चूंकि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, शॉर्ट आने, इसलिए मुझे शॉर्ट बनाने पड़ेंगे और आपको ये बताना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बाद में एग्ज़ाम देंगे 2028 के अंदर, तो फिर उनके लिए ये हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए। तो सल्फ्यूरिक, तो आपके पास यही होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लेते हुए सारे स्टेप्स बयान भी करने हैं। लेकिन अभी जो 2026 के 7 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा है कि वो इन स्टेप्स के नाम लिखें। चलो भाई, नाम पहले समझ लो। पहला नाम है, ये आपने सिर्फ नाम ही लिखने हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाओगे, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करोगे, उससे SO3 बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 3, ये आपकी बुक ने इसको हाईलाइट नहीं किया, आप कर लो, ओलियम फॉर्मेशन। नंबर 3 पे क्या लिखोगे, ओलियम फॉर्मेशन। और फिर आखिर में नंबर 4 पे क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा मकसद था बनाना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर आपको अपन तरीके से समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि हमारी बुक में इस चीज़ को कैसे मेंशन किया गया है। देखो, आप ये सोच के चलो कि आपके पास एक है सल्फ़र, ठीक है, ये आपको हासिल करना है। सल्फ़र को ऐड करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड की मज़ीद करोगे ऑक्सीडेशन, और ये आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आप बनाओगे SO3, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के ऊपर हल्की हल्की फवार डालोगे, इसकी पानी पाई डालोगे ताकि डस्ट पार्टिकल ख़त्म हो जाए, लेकिन असल में रिएक्शन जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड की फवार से होगा, या शॉवर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब आप इसमें डालोगे तो ये क्या बनेगा, देखो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें हाइड्रोजन है 2, तो आप लिखेंगे H2। इसमें कितने सल्फ़र हैं, इसमें 2 सल्फ़र हैं, S2। इसमें कितने ऑक्सीजन हैं, 4 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं बेटा, तो ये आपके पास 7। तो H2H2O7, इसको कहते हैं ओलियम। जब आप ओलियम बना लेते हैं ना, तो फिर इसमें डालते हैं पानी, यानी इसे करते हैं डाइल्यूट। जब डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, तो डाइल्यूट करने पर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड तुमने पहले इस्तेमाल किया था, तो आपने ये देखना है कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो इस्तेमाल किया था वो 1 था, लेकिन जो हमें यहाँ से हुआ है वो है कितना है, 2 है। इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड ओवरऑल बना है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको लेकर चलना है। इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि ये तकरीबन हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास हो गया जी एक सिंपल प्रोसेस। इसमें ये प्रोसेस बहुत ही कीमती है, आपकी किताब में ये भी दिया हुआ है, आपकी किताब ने एक प्रोसेस ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसमें सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। तो 2 तो प्रोसेस ये हो गए, 1 और 2। थर्ड प्रोसेस में हमने क्या बनाया, थर्ड प्रोसेस में हमने इनको मिलाकर बनाया है ओलियम।
ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड प्रोसेस है। और जो फोर्थ प्रोसेस है वो है ओलियम की डाइल्यूशन के बाद, यानी वाटर का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को बुक ने जो लिखा है वो आप यहाँ पर देख लें। तो नंबर 1 स्टेप पर आते हैं। नंबर 1 स्टेप ये कहता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो भाई, इसमें आपने करना ये है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है अगर मैंने अलग से बनाया है, हाउ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रीपेयर्ड, या राइट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, किस तरह भी आया वो आपने करना है। तो उसमें लिखा है पहले यहाँ देख लो, सल्फर को ऑक्सीजन से मिलाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सल्फर की एक और हो, ना खालिश शक्ल हो, जो ज़मीन से हासिल होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आयरन पायराइट। स्पेलिंग याद रखिएगा इसके, और इसके फार्मूला भी FeS2, ये आपके पास फार्मूला है, और ये आयरन पायराइट इसका नेम है। तो इसको भी ऑक्सीजन से ऐड करवाते हैं। याद रखा जाए, ये 4 लगाना है, ये 11 लगाना है। ये क्या है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। उम्मीद है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आती होगी, लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंसिंग में आपको इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। क्योंकि ये 4 में बल्कि 8 में भी इक्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो 8 9 तक आपको बैलेंस करना आ जाता है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। और जो बहुत मुश्किल बैलेंस होते हैं उनको एज अ बैलेंस ही याद किया करें। देखें, आप यूँ समझ लें, आप 2 और 8 याद कर लीजिएगा, ये वाली साइड खुद याद हो जाएगी आपको, यानी जब बैलेंस करेंगे। तो अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली याद कर लो तो आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। देखो, सपोज करो कि यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ है। ये देखो, ये ऑक्सीजन ली हमने और हवा ली। अच्छा, ये ऑक्सीजन अंदर चली गई और सल्फ़र के साथ जलने का अमल हुआ। क्या बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जब बन जाती है तो उसको यहाँ लेकर आते हैं। ये क्या है, ये कन्वर्टर है। अच्छा, यहाँ पर हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसमें हम वैसे हम डालते हैं इसके अंदर वैनेडियम पेंटॉक्साइड, यहाँ पड़ा होता है शेल्फ के ऊपर, ठीक है। यहाँ हम कई प्रोसेस कर सकते हैं। इसको सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैसेज में बाज़ूक़त मिट्टी होती है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें साफ़ करना होता है, तो सफाई भी होती है। तो हम सफाई वाला मामला पढ़ लेते हैं। अगर आप चाहें तो बेशक ना लिखिएगा, मतलब अगर आपने हर एक पॉइंट में कुछ लिखना है तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लिखो, बात खत्म हो गई। हाँ, आगे क्या लिखा है वो मैं समझा देता हूँ। कहता है ये जो हम बनाते हैं ना सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको खालिश बनाते हैं। कैसे, इसके ऊपर हम स्टीम दाखिल करते हैं। स्टीम में से क्या होता है, जो डस्ट होती है वो उस स्टीम के या पानी के साथ मिक्स हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और आर्सेनिक भी रिमूव हो जाता है। ये आपने एक MCQ के तौर पे बात रखनी है। MCQ रखना है। आर्सेनिक एक रिटार्डर है, इनहिबिटर है। अगर आर्सेनिक रह गया तो आने वाले वक्त में जो आप वैनेडियम पेंटॉक्साइड एक नया कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, वो कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा या काम नहीं कर पाएगा। तो आर्सेनिक का इस्तेमाल, आर्सेनिक को भी रिमूव करना होता है। और फिर वो कहता है ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्सेनिक है वो एज अ पॉइजन काम करता है फॉर द कैटलिस्ट, ठीक है, जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पॉइजन ऑफ कैटलिस्ट, रिटार्डर ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ कैटलिस्ट, कई नाम बन सकते हैं। तो कैटलिस्ट जो है ना वो काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली अगर आपने आर्सेनिक रिमूव ना किया, तो इसलिए इसको MCQ के तौर पर रखा गया है। फिर जब SO2 को आप क्या कर लोगे, मॉइस्ट कर लोगे, यानी इसमें से डस्ट पार्टिकल निकाल लोगे, तो मॉइस्ट गैसेस जो होंगी फिर उनको ड्राई भी करना है, खुश्क भी करना है, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाकर। और साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है सल्फ्यूरिक एसिड, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, जैसे मैंने कहा शॉवर कर देते हैं। और फिर ऑक्सीजन यूज इन द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अब वो कैसे, सल्फर के बारे में तो आपने बता दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और वो कहता है वो भी हवा से आ जाएगी। तो अब यह है जो सारा का सारा प्रोसेस है। इसमें MCQ को निकाल कर अगर देखा जाए तो आप लिखना चाहें लिख लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। तो पहले नंबर पर अब अगर लिखना है, ज़रूरी लिखना है, अच्छे बच्चे हैं और आपने फुल मार्क्स लेने हैं, तो फिर उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टेप पे लिखने चाहिए। नंबर 1 प्यूरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 डस्ट इम्प्योरिटी को रिमूव करना। नंबर 3 मॉइस्चर है उसको रिमूव करना, ठीक है। और आखिर में मुझे बता देना है कि एयर से ऑक्सीजन भी हासिल हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप कहाँ पहुँचे, सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से तो हो गया, S और SO2 बन गया। अब SO2 जो बन गया, उस SO2 को मज़ीद ऑक्सीजन के साथ ऐड करवा कर SO3 बनाना मकसद है। तो पहले नंबर पर आपने वही करना है जो आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले आपने रिएक्शन देखना है, फिर आपने कहना है सल्फ़र को यानी SO2 को, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड कहलाया।
ऑक्सीजन से ऐड करवाया और क्या बनाया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये आपने बस यही बात ये लाजमी लिखने, इक्वेशन ना लिखा तो काम गलत हो गया। तो इक्वेशन जो लिखी है ना, इसी इक्वेशन को ही आपने क्या करना है, चेंज कर लेना है। चेंज से मुराद ये है कि आपने इसको राइटिंग में चेंज कर लेना है। द क्लीन एंड ड्राई गैसेस, जो कि ऊपर आप साफ करके आए हो, उनको वापस रिएक्ट करवाओगे। वेनेडियम 5 लिख दिए, पेंटा लिख लें, आपकी बात है। वेनेडियम 5 ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, यानी नाम है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड या 5 ऑक्साइड। अच्छा, आगे लिखता है ये 5 है ना, ये शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को वेनेडियम के। फिर एट 450 डिग्री सेल्सियस पे आपने रिएक्शन करना है, जैसे उसने यहाँ लिख दिया था, और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिखा था। तो इस अमल को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर में करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को वैसे तो हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और कर कहाँ रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अगर कहाँ हो रहा है, ये देखें यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर जो मैं पर से गिरा था, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज होगी। तो इस शेल्फ के ऊपर क्या लिखा रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है कैटलिस्ट, ठीक है, नंबर 1। और जो इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं उसके अंदर, वो उसमें क्या है बेटा, उसमें कुछ ख़ास नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर कुछ कॉइल्स होती हैं साथ साथ, वो कॉइल गर्म हो जाती हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसे हम कैटेलिटिक कन्वर्टर, इसे हम यूँ समझ लो कन्वर्टर भी बोलते हैं इस पूरे चैम्बर को। इसका नाम कन्वर्टर चैम्बर भी है, ठीक है। और चूँकि कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसका नाम कैटेलिटिक चैम्बर भी है। तो किसी तरह भी नाम कर लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं अगली बात, और वो ये है कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया हमने, और वो कहता है अंडर दीज कंडीशन 98% ऑफ SO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू SO3। यानी यहाँ से SO2 चली थी, SO3 तक बदल गई, लेकिन कितनी, 98। यानी इसका मतलब है जो थोड़ी बहुत अगर है वो अंदर ही रहेगी, और उसको हम बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर मतलब दोबारा से रिसाइकलिंग करते हुए। अब यहाँ पर आता है एक MCQ मजीद, वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पहले से बात पता होगी क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और वो क्या कहता है, वो ये कि व्हाट इज़ द ओलियम फॉर्मेशन या हाउ ओलियम इज़ फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि SO3 का रिएक्शन आपने कैसे करना है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड फवार करनी है, यहाँ शावर करना है। जब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आएगा और SO3 यहाँ से गुजरेगा तो फिर क्या होगा, SO3 गैस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2S2O7, जो मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओलियम। ये ओलियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब वो कहता है कि जो हमारे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, वो ओलियम देगा। यानी इसकी 98% का मतलब है इसमें 2% पानी है, बाकी सारा एसिड है। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी बात आती है, इसको भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ले लें कि एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपने कहना है कि जो ओलियम हमने बनाया ना, उसको डाइल्यूट करेंगे, पानी के साथ मिक्स करेंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये थी बात ख़त्म। अच्छा, इसके बाद वो लिखता है नेक्स्ट के अंदर, यहाँ एक क्वेश्चन भी आ रहा है, हाउ SO2 इज प्रीपेड फ्रॉम FeS2। तो फिर क्या होता है, FeS2 से कैसे हासिल होता है, ये भी आपके पास एक और है। तो आप कह सकते हैं, देखो इसको भी ऑक्सीडाइज करना होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो FeS2 भी ऑक्सीडाइज होकर SO2 दे सकती है, ठीक है। या ऑक्सीडेशन ऑफ FeS2 विल गिव राइज टू, या देगी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। Why SO2 and oxygen are purified before they react to SO3। वो मैंने बता दिया कि SO2 के अंदर आर्सेनिक होता है, अगर आर्सेनिक ना निकाला गया तो SO3 बनाते हुए जो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे वो सही वर्क नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आता है जी ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो मेरे क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका ये आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्साइड, ठीक है, डिफाइन ऑक्साइड्स, कुछ भी कह लें। तो इसमें आपने लिखना है बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी का अंदर होता है दो कंपाउंड होंगे, या तो कह लीजिए दो, बल्कि आप कह लें एलिमेंट होंगे, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। बाइनरी कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट होंगे और उन दो एलिमेंट में से एक का ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तो ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया। या आपके पास है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तो ये भी आपके पास बाइनरी कंपाउंड बन गया। इस तरह आपके पास है एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, ये भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन बन गया। मतलब बात समझ गए कि दो आपके पास एलिमेंट है, इसका नाम A और B रख लें, लेकिन एक एलिमेंट जो होगा इसमें ऑक्सीजन ज़रूर होगा, तभी ये पूरा कंपाउंड
क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। अच्छा जी, अब सवाल आगे लेके चलते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, तकरीबन सेकंड चैप्टर में, तो अभी फिलहाल अभी दोबारा से आ गया है तो इसको एज अ MCQ ले लिया है। मेटल ऑक्साइड आर कॉमनली बेसिक, ये वाली बात भी हमने पढ़ ली थी ये फर्स्ट ईयर अपना 9th क्लास के अंदर, और वो यही थी कि अगर आप मेटल के ऑक्साइड लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास मेटल के ऑक्साइड हैं, ये रहा मेटल Na2O, तो ये मेटल ऑक्साइड है। और अगर आपके पास सल्फर का ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये वाली बात आप ऑलरेडी पढ़ाए थे, यही चीज़ें यहाँ पर दोबारा से भी लिख दी गई हैं। तो यहाँ आपने पढ़ना है मेटल ऑक्साइड्स आर कॉमनली बेसिक एंड और इसके अलावा एंड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, वाइल नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये सारे जिक्र होगा अभी कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बन गया व्हाट आर ऑक्साइड्स, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। और ये जो सारा आपके पास है ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अंदर ऑक्साइड भी की तारीफ भी आ गई, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट भी आ गई, और एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम भी आ गया या टाइप्स भी आ गए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने ऐसे बनाया है, इसमें वर्सेस का वर्ड ऐड किया। वर्सेस का मतलब है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, या डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बना लेना है। आंसर वही है कि पहले हेडिंग डालनी है, या दरिया में लाइन लगा लो, एक तरफ लगा लो मेटल ऑक्साइड, दूसरी तरफ नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के लिए क्या लिखोगे, आर टिपिकली आयनिक कंपाउंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड वो होंगे कि जिसके अंदर क्या होगा, दोबारा देख लो कि ये आपके पास है मेटल ऑक्साइड। ये कैसे बना, वो कहता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऑक्सीजन को मिले और इससे मेटल ऑक्साइड बन गया। तो ये एक बात आ गई। दूसरे नंबर पर बात करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, और कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट होते हैं यानी शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, ये आगे आएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कुछ शेयरिंग कर लेते हैं और इसी तरीके से वो बना लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर अगर एक चीज़ की कमी है और वो है एग्जाम्पल की, तो मेटल ऑक्साइड की एग्जाम्पल आप देना सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं उनकी एग्जाम्पल आपने दे देनी है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल भी आ जाएंगी। अब है नंबर नेक्स्ट बेसिक ऑक्साइड। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, इसको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक ऑक्साइड। ये तो पता चल गया कि बेसिक ऑक्साइड मेटालिक होते हैं, यानी कि एक तरफ मेटल होगा, एक एलिमेंट मेटल होगा और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा। तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल MgO, तो ये आपके पास मेटल ऑक्साइड बन गया, लेकिन ये क्या होगा, बेसिक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो आपने कहना है कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मेटल टू गिव ऑक्साइड। ये तो होगी छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाता है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। देखो ये सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, मेटालिक ऑक्साइड। जब मेटालिक ऑक्साइड को आपने पानी में डाला तो वो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस बन गया या अल्कली बन गया, ऐसे कह लो। और यूँ भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दे चेंज रेड लिटमस। अब जैसे बताइए ये आपके पास बेस है और बेस क्या करती है, रेड लिटमस को हमेशा ब्लू बनाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी मेटालिक ऑक्साइड की भी। व्हेन रिएक्टेड विद द एसिड, कहता है ये कि जो आपने बनाया है ना अभी, क्या बोला, जैसे कि ये मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो ये सॉल्ट बनाता है और वाटर, तो वो यही कहता है दे गिव सॉल्ट। तो अब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई, पहली बात ये हो गई कि मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड बनता है। दूसरी बात, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालो तो बेस बनता है। तीसरी बात, जब हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से तो सॉल्ट बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हिस्सा है ये बहुत ही कीमती रहेगा, क्योंकि ये आपने ज़रूर लिखना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, कोई चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। देखो पहले वाली बात में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन और मेटल मिलकर मेटालिक ऑक्साइड बना रहे हैं। दूसरे में मेटालिक ऑक्साइड पानी में डालकर क्या बना रहा है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। दूसरे में भी यही है कि ऑक्सीजन मिल रहा है मेटल के साथ तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड। और अगली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर बेसिक अपना मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं एसिड से तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर। तो ये भी हमारी बात समझ में आ गई। ये बात भी सेम टू सेम है, दोनों के दोनों, इनमें से कोई एक दिलो तो काफ़ी है। जैसे देखो ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, सेम सिचुएशन। फिर मेटल ऑक्साइड ने
एसिड से ऐड किया तो क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर भी कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कॉपर क्लोराइड है, जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट मेटल से है। अच्छा, अब आता है एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ। दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू गिव एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी उलट अमल कर दिया। ये ऑक्सीजन जब नॉन मेटल से ऐड करेगी तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालो तो एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ एसिड SO2 से अगर रिएक्ट करवाते हो तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और अगर आप यहाँ पर SO3 से लेके चलोगे तो फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये वाली बात आपने याद करनी है, फिलहाल बुक के हिसाब से चलो तो काफ़ी है। फिर इसके बाद अगली बात देखो, वही दोबारा से कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से ऐड करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर पानी में डाल दो तो वो भी क्या देता है, एसिड। यहाँ पर देता है सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। और इसके बाद एक और एग्जांपल देता है कि अगर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम बेस से रिएक्ट करवाएं तो हमें सॉल्ट भी मिलता है। दिखता है एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेसिस टू गिव सॉल्ट। ऊपर क्या बात थी, ऊपर मेटालिक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया था किसके साथ, एसिड के साथ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं बेस के साथ। देखो ना, अभी हमने क्या कहा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक का ताल्लुक बेस से रिएक्ट करवाना है, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था ये जो आपके पास है ये क्या है जी, बेसिक ऑक्साइड है। तो बेस का रिएक्शन आपने एसिड से करना है। तो इस तरह लेके चलनी है बात, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलो, नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आपको समझ में आ जाएगी, वो क्या कहते हैं, जैसे हमने ऊपर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को एसिड और बेस से रिएक्शन करवाया था ना, तो यहाँ पर वो रिएक्शन होने पर कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वो कहता है नंबर 1, न्यूट्रल, व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी डिफाइन न्यूट्रल ऑक्साइड एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गया। अगर सिर्फ डेफिनेशन आ रहती है तो सिर्फ इतना भी काफ़ी है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच ऑन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रोड्यूसेस द नीदर एन एसिड नॉर अ बेस। मतलब ये वो है, पहले तो हम कहते थे कि मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अब क्या होते हैं, पानी में हल किए जाते हैं तो एसिड और बेस बनाते हैं। ये कह रहे नहीं, ना एसिड बनाते हैं ना बेस बनाते हैं, इसलिए न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर देयर एक्वा सोल्यूशन हैव नो एक्शन ऑन द ब्लू और रेड लिटमस, ना ये ब्लू को रेड करते हैं और ना ही रेड को ब्लू करते हैं। ये क्या, ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एग्जांपल्स आर, इसकी एग्जांपल्स आ रही है, मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ये आपके पास हो गया सब कुछ, यानी डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी हो गई, फिर आखिर में एग्जांपल आ गई। सिमिलरली अब नेक्स्ट चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी आप पहले पढ़ चुके हो, वो दोबारा से बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमने बनाया है, डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, प्रॉपर्टी नीचे लिखी हुई है। हाँ जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर यूजुअली फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द, ये अंडरलाइन करना है आपने, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब पॉजिटिव मेटल है लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसकी ताकत कम है, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत कम है। जैसे मिसाल के तौर पर जिंक, जैसे मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम। अब आपने सोच के चलना है कि ये आपके पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया, तो बनाया जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बिल्कुल इसी तरीके से ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम से, क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा कि बैलेंस याद कीजिएगा, इस तरह याद करने में आसानी रहेगी। अब आपने एक बात सोचनी है, वो क्या, वो ये कि जब आप इन ऑक्साइड को बना लिया, आपने इनका रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, तो इन दोनों ने रिएक्ट कर कर एक सॉल्ट और वाटर बना दिया। अब दोबारा देखो, कहते हैं इन ही मेटल्स ने, अगर आप रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ, बेसिस होती है ना वो पानी की वजूद में रिएक्ट करती हैं, यानी अल्कली होने की वजह से। अब मतलब क्या हुआ, अब दो मतलब हुए, यानी यही ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड से और ये रिएक्ट करते हैं बेस से। जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो ये एज अ बेस रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं बेस से तो एज अ एसिड रिएक्ट करते हैं। ये भी इनकी डेफिनेशन है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड्स के साथ एज अ बेस रिएक्ट करें और बेसिस के साथ एज अ एसिड रिएक्ट करें, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यह वाली बात यहाँ पर लिखी है। बहरहाल प्रॉपर्टीज़ चेक कर लो, प्रॉपर्टी में वो कहता है कि दीज ऑक्साइड बिहेव बोथ एज एसिड और अ बेस। यही बात मैंने आपसे कही है, ये यहाँ पर एज अ बेस और यहाँ पर एज अ एसिड रिएक्ट कर रहे हैं।
जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 2 एग्जांपल हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कहने के बाद आपका एम्फोटेरिक का काम भी खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का, जो कि एमसीक्यू के बारे में बता रहा है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत भी है और OH आयन देने की, यानी एसिड वाला भी और बेस वाला पार्ट दोनों उसके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर लिखता है दीज ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी एक क्या है प्रॉपर्टी है, याद रखें प्रॉपर्टी मैंने एक तो यहाँ पे करवाई है जो अभी समझाई है, और एक प्रॉपर्टी आप और कर लो, जैसे ये लिखा है दीज ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और एसिड के और दे बिहेव एज अ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एक तो हो गई, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आप इसे समझ लो कि ये आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई, ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, और यहाँ पर हम ले रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो ये है दीज ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड हैव नो रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर। इसको दो तोड़ के भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल चलो हम भी एक ही रखते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये नंबर 3 पॉइंट हो गया। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह के सवाल आने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो टू द पॉइंट होते हैं और थोड़े से बड़े भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ रहा है, वाई लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप खुद ही जवाब दे लोगे, आप जवाब दोगे कि चूंकि लेड ऑक्साइड के पास सलाहियत होती है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड हैज़ द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेस, सो इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और वाई नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड्स, नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवलेंट ऑक्साइड क्यों बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बात आती है सल्फ़र की, तो सल्फ़र क्या कहता है, सल्फ़र ये कहता है, देखो बात सुनो, सल्फ़र रिएक्ट एक शेयर करता है, तो नॉन मेटल के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उनकी खासी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने दो मतलब देने हैं, आपने कहना है कि मेटल नॉन मेटल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इस तरह दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर उनके दरमियान में एक शेयरिंग हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है, तो ये शेयरिंग हो गई। इस तरह शेयरिंग कर कर बॉन्ड बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या कहना है कि बोथ द नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन आर दोनों नॉन मेटालिक हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो हमने क्या कहना है, बोथ हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो नो नन ऑफ देम will donate electron but they share electron to make the stable कोवलेंट ऑक्साइड्स। अच्छा जी, यहाँ तक हम इस चैप्टर को यहाँ एंड करते हैं, और ये हमारे पास समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया चैप्टर का। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इस तरह से चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट ये है कि आपने जो इक्वेशंस हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हल करना है, बार बार लिखना है, जितनी दफ़ा ज़्यादा लिखेंगे उतनी दफ़ा ही आपको बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं बार बार कहता हूँ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको वक्त पर मिल सकें। बाकी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप लिंक भी होता है, फेसबुक लिंक होता है, मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग जगहों में शेयर कर दी जाती हैं, इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप हर जगह पर इसको फॉलो कर लो। जो यूट्यूब है उस पर तो आप मौजूद हैं, सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर जो है चैनल है उसको फॉलो कर लें, ताकि कोई क्विक चीज़ आपको देनी पड़ती है समटाइम, कोई नोट्स वगैरह या किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। और इसी तरह से जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो वो वहाँ से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।